EFM पेपर है अपना रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सहकारी साख संस्थाएं, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। वर्तमान युग में पूंजी उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बिना पूंजी के उत्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार किसानों को भी कृषि कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और कृषि साख उपलब्ध न होना या वित्त प्राप्त न होना एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसका उचित उपयोग न होना उससे भी बढ़कर दूसरी समस्या है। कृषि क्षेत्र में साख की कुछ विशेष समस्याएं हैं, क्योंकि कृषि और उद्योगों की परिस्थितियां दोनों ही में ही बहुत अंतर है। अतः कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि कृषि साख के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे कि कृषि साख की आवश्यकता क्यों है। नीड फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। भारतीय कृषि व्यवस्था उद्योगों से भिन्न है, अतः कृषकों को संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग तो संगठित रूप से कार्य करते हैं और उनको साख संस्थाओं के द्वारा ऋण मिल जाता है, परंतु कृषि क्षेत्र वो असंगठित है और कृषकों को ऋण देने के लिए संस्थागत व्यवस्था नहीं है, और आज भी उन्हें महाजन और साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनका शोषण करते हैं। अतः कृषकों को शोषण से मुक्त कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए संस्थागत साख की आवश्यकता है। श्री निकलसन, उन्होंने कहा था कि कृषकों को निम्न कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने लिखा है कि कृषि के चालू व्यय जैसे बीज खरीदने, खाद आदि का क्रय करने, पशु, औजार और कच्चे माल का क्रय, उनका पैसा चुकाने के लिए, नई भूमि खरीदने के लिए अथवा भूमि की सिंचाई के लिए, जल की निकासी की व्यवस्था आदि में सुधार करने के लिए, मकान में मरम्मत करने के लिए, भोजन और वस्त्र खरीदने के लिए, सरकार को माल गुजारी चुकाने के लिए, शादी विवाह और सामाजिक उत्सवों पर खर्च करने के लिए, जेवर गहने खरीदने और मुकदमेबाजी का संचालन करने, इन सभी कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के कृषि विकास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां संस्थागत साख व्यवस्था ने ही कृषि को समृद्ध बनाया है। हमारे देश में सहकारी साख के कौन कौन से उद्देश्य हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सहकारी साख के बहुत सारे उद्देश्य हैं। फर्स्ट है इसमें मितव्ययता की आदत। सहकारी साख का सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य वो है कि कृषकों में मितव्ययता की आदत डालना, ताकि उनके साधनों में वृद्धि हो तथा वे उन्हें अपने उत्पादन कार्यों में लगा सकें। दूसरा है साख का उचित उपयोग। साख का उचित उपयोग करना और ऋणों के उपयोग की उचित देखभाल करना, अर्थात यह ध्यान रखना कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण दिया गया है उसी में उसका उपयोग हो, ताकि ऋणों के शोधन में कठिनाई न हो और इससे जोखिम भी कम हो जाएगी। थर्ड है उचित जमानत। इसके लिए उचित जमानत की व्यवस्था करना, ताकि जो ऋणदाता हैं उनके लिए जोखिम कम से कम हो। नेक्स्ट है व्ययों में कमी लाना। जितनी भी साख प्रबंध के अंतर्गत जो खर्चे होते हैं उन खर्चों में कमी लानी, ताकि जो ऋणों की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। नेक्स्ट है साख में वृद्धि। सहकारी समितियों की साख में वृद्धि करना, ताकि वे जनता से अधिक जमाएं प्राप्त कर सकें और अन्य सहकारी समितियों को वित्त प्रदान कर सकें। नेक्स्ट है समाज का धन। सहकारी समितियों के द्वारा ही समाज के जो धन है, साधन है, उनको आकर्षित किया जा सकता है, वो भी सहकारी साख का एक बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामूहिक जोखिम। ऋणदाताओं की जो व्यक्तिगत जोखिम है उसको सामूहिक जोखिम में बदलना, ये भी सहकारी साख का एक उद्देश्य है। और लास्ट है एकाधिकार को समाप्त करना। साहूकार के साख देने संबंधी एकाधिकार को समाप्त करने के लिए भी उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये सभी सहकारी साख के उद्देश्य हैं। इस प्रकार संस्थागत साख का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण बचतों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन कार्यों में लगाना है। साख संस्थाएं ऋणों के उपयोग पर भी ध्यान देती हैं। जमानत की व्यवस्था के कारण जोखिम भी कम हो जाती है और ऋण का सही उपयोग होने से पुनर्भुगतान भी संभव हो पाता है। इस प्रकार
कृषि विकास के लिए संस्थागत साख आवश्यक है, फिर भी विकासशील देशों में इसका अभाव बना रहता है। नेक्स्ट है इसमें कृषि साख और सहकारी समितियां, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव्स। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में कृषि साख के लिए संस्थाओं का अभाव रहा है। अभी तक कृषक साहूकारों से ऋण प्राप्त करते रहे हैं, किंतु अभी आवश्यक हो गया है कि भारत में भी कृषि के लिए संस्थागत साख की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सहकारी साख संस्थाएं सबसे उपयुक्त होती हैं। 1927 के विश्व आर्थिक सम्मेलन में सहकारी साख व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह विचार प्रकट किए गए थे कि कृषि उत्पादन की वृद्धि कृषि साख के संगठन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि ऐसा करके ही किसानों को उचित शर्तों पर आवश्यक पूंजी प्रदान की जा सकती है। किसानों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया जाना चाहिए कि उन देशों में जहां पर साख संस्थाएं नहीं हैं, ऐसी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए, तथा जहां ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं वहां उनको और अधिक विकसित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की संस्थाओं में सर्वोत्तम संस्था सहकारी साख समिति है, जो कि उन साधनों की सहायता से कार्य करती है जिन्हें वह परस्पर संगठन के आधार पर प्राप्त करती है और सरकार की सहायता से या इसके बिना ही बढ़ाने में समर्थ होती है। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैधानिक रिपोर्ट में भी कृषि साख के लिए सहकारी साख व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया था और सन 1945 में भी कृषि वित्त संबंधी वह उप समिति ने भी ग्रामीण साख की समस्याओं के समाधान के लिए सहकारिता के विस्तार का सुझाव दिया था। अब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ग्रामीण साख के लिए सहकारी व्यवस्था को ही उचित क्यों माना गया है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण साख समितियां किसानों की समितियां होंगी, कृषक ही उनके सदस्य और संचालक होंगे, अतः ये अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का सही अनुमान लगा सकेंगे। कृषि साख प्रदान करने के लिए निकटता, जमानत, सुविधा, सुरक्षा, उत्पादकता एवं बचत को प्रोत्साहित करना आदि मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा और सहकारी समितियां ही कृषि साख के मूल सिद्धांतों को पूरा करती हैं। अब बात आती है कि इनको ऋण प्रदान करने के लिए जो सहकारी साख संस्था है उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। सहकारी साख संस्थाओं का वर्गीकरण। सहकारी साख का वर्गीकरण हम कर देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। सहकारी साख को निम्नलिखित आधारों पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पर और दूसरा है जमानत के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ने उद्देश्य के आधार पर साख को निम्नलिखित भागों में बांटा है। कृषि उद्देश्य के लिए, गैर कृषि उद्देश्य के लिए, घरेलू व्यय की पूर्ति के लिए और अन्य उद्देश्य। कृषि उद्देश्यों के लिए यदि हम बात करें फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यह ऋण प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्य के लिए ही लिया जाता है। इस प्रकार की जो साख है वो खाद और बीज खरीदने, किराया व मजदूरी का भुगतान करने, लगान चुकाने, सिंचाई व्यय देने, पशुधन खरीदने, चारा व कृषि यंत्र खरीदने तथा भूमि में सुधार करने आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। दूसरा इसमें गैर कृषि कार्यों के लिए फॉर नॉन फार्म बिजनेस पर्पसेस, यह साख प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में प्रयुक्त नहीं की जाती है। यह साख उत्पादन व यातायात उपकरणों की मरम्मत कराने, गैर कृषि व्ययों की पूर्ति करने, मकान बनाने, मरम्मत करवाने आदि कामों में ली जाती है। थर्ड इसमें घरेलू व्ययों की पूर्ति के लिए टू मीट फैमिली एक्सपेंडिचर्स। इस प्रकार की जो साख का उपयोग है वो घरेलू व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें शिक्षा, चिकित्सा, कपड़े व खाद्य सामग्री के व्यय, रिहायशी मकानों का निर्माण और मरम्मत, अन्य सामाजिक व्यय जैसे शादी और मृत्यु भोज, पुराने ऋणों का भुगतान करने, मुकदमे आदि के लिए किए जाने वाले व्यय सम्मिलित होते हैं और ये सभी व्यय अनुत्पादक व्यय कहलाते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में 28% जो साख है वो उत्पादन उद्देश्य के लिए, 50% गैर उत्पादन कार्यों के लिए तथा केवल 22% अनुत्पादक कार्यों के लिए ली जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें अन्य उद्देश्य या अदर पर्पस। इसमें मकान या गहने खरीदने, अंश और ऋण पत्र खरीदने, सहकारी समितियों में धन जमा कराने, साहूकार और व्यापारियों को भुगतान करने,
पुराने ऋणों को चुकाने आदि कार्यों में साख का उपयोग किया जाता है। तो ये थे सभी उद्देश्य के आधार पर। नेक्स्ट है ऋण की अवधि के आधार पर। ऋण की अवधि के अनुसार यदि हम साख का वर्गीकरण करें तो 3 तरह की साख होती है: अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख और दीर्घकालीन साख। अल्पकालीन साख शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अल्पकालीन साख की जो अवधि है वो 3 माह से 15 माह तक की होती है। किसान द्वारा उपज बोने और तैयार होने के बीच जो समय लगता है, इस अवधि में उसे वित्त की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इसमें मध्यकालीन साख या मीडियम टर्म क्रेडिट। जो साख 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है उसे मध्यकालीन साख कहते हैं। और इन ऋणों की जो राशि है वो अल्पकालीन ऋणों से अधिक होती है, अतः इनका पुनर्भुगतान भी लंबी अवधि तक किया जाता है, लेकिन यह अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड है इसमें दीर्घकालीन साख या लॉन्ग टर्म क्रेडिट। दीर्घकालीन साख 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाती है। इस प्रकार की साख का उद्देश्य अतिरिक्त भूमि खरीदना, भूमि में स्थायी सुधार करना, जोतों की चकबंदी करना आदि के लिए वित्त व्यवस्था करना होता है, और इस प्रकार की ऋणों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है जमानत के आधार पर या अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। जमानत के आधार पर हम कृषि साख को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भूमि की जमानत पर, दूसरा चल संपत्ति की जमानत पर, और तीसरा है इसमें व्यक्तिगत जमानत पर। फर्स्ट है भूमि की जमानत पर, फार्म मॉर्गेज क्रेडिट। इस प्रकार का जो ऋण है भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियों को बंधक रखकर दिया जाता है, और इस प्रकार के ऋण की मात्रा भूमि की आवश्यकता, भूमि की किस्म और भूमि के स्वामित्व के आधार पर निश्चित की जाती है। इस प्रकार की साख विशिष्ट साख संस्थाओं के द्वारा ही प्रदान की जाती है, जिनकी अवधि सामान्यतः काफी अधिक होती है। भारत में जो भूमि विकास बैंक है वो अन्य अचल संपत्ति की जमानत पर कृषकों को साख उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट इसमें चल संपत्ति की जमानत पर, क्रेडिट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इस प्रकार का जो ऋण है वो चल संपत्तियों जैसे पशुधन, फसल, गोदाम की रसीद, अंश, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, बीमा पॉलिसी आदि की जमानत पर दिया जाता है, और इस ऋण की जो अवधि है तुलनात्मक रूप से कम होती है। और लास्ट इसमें व्यक्तिगत जमानत पर साख, क्रेडिट ऑन पर्सनल सिक्योरिटी। इस प्रकार की जो साख है जैसे कि नाम से क्लियर है, किसान की व्यक्तिगत जमानत पर दी जाती है। इसमें कभी कभी तीसरे पक्षकार को भी गारंटर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने सहकारी साख के वर्गीकरण को पढ़ा।